आप सबका आज स्वागत है पॉलिसी टॉक में। जैसे आप सबको पता है कि पॉलिसी टॉक में हम हर हफ्ते किसी ना किसी पॉलिसी मेकर या पॉलिसी प्रैक्टिशनर से बात करते हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं राजस्थान की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह दोतसारा। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोविंद सिंह जी। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार गोविंद सिंह जी, आप जानते हैं कि कोविड की वजह से हर प्रदेश में दिक्कतें आई हैं। स्कूलों को भी दिक्कतें हैं, पेरेंट्स को भी दिक्कतें हैं, टीचर्स को भी दिक्कतें हैं। इस माहौल में राजस्थान सरकार क्या कदम उठा रही है इन दिक्कतों को निपटाने के लिए? मार्च में जब ये कोरोना वायरस आया था, ये वैश्विक महामारी आई थी, तो हमारी एग्जाम चल रही थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की, और कुछ होम एग्जामिनेशन भी चल रहे थे। तो उन सब एग्जाम्स को हमको स्थगित करना पड़ा, और जो आप देख सकते हैं कि अब तक भी हम पूरी तरीके से उबर नहीं पाए, लेकिन हमने हमारे बच्चों के लिए कैसे घर बैठे के ऊपर कैसे एजुकेशन हम दे सकें, इसके लिए एक प्रयास किए। और उन प्रयासों में हमने सबसे पहले एक स्माइल प्रोजेक्ट हमारा चालू किया। स्माइल प्रोजेक्ट में जो हमारे टीचर्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया, अभिभावकों को जोड़ा गया, जो बड़े बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है उनको जोड़ा गया, और कंटेंट उपलब्ध कराया गया। और उनके माध्यम से हमने करीब 20,000 टीचर्स को जोड़ करके और 1 लाख से भी ऊपर बच्चों को जोड़ करके एक शुरुआत की। वो आगे से आगे बढ़ते गए, और वो बच्चे उस स्माइल प्रोजेक्ट के आधार पे अपना जो अध्ययन करते रहे। इसके साथ साथ हमने भारत सरकार को, तो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री जी हैं, उनको हमने लिखा कि ये जो रेडियो है और जो दूरदर्शन है जो हमारा, वो भी हमारे सार्वजनिक उपक्रम है, और उनका उपयोग मैं समझता हूँ जब ये प्राइवेट चैनल्स नहीं आए थे तो सरकार अपनी नीतियां बताने के लिए उनके आम जन के उपयोग के लिए करती थी। तो अब चूंकि उसका थोड़ा बहुत कॉमर्शलाइजेशन, वाणिज्य प्रयोग होने लग गया है, तो हमने कहा इसको फ्री में स्लॉट दिया जाए, कंटेंट्स हम उपलब्ध कराएंगे। पहले 25 रेडियो स्टेशन के ऊपर हमें फ्री में स्लॉट मिला, और उसके बाद में हमें करीबन 4 लाख रुपए के लगभग पैसे अदा करने पड़े, जो यूनिसेफ ने हमें सहयोग कर दिए। दूरदर्शन के ऊपर भी हमको 3.5 घंटे का स्लॉट मिला। दूरदर्शन और रेडियो पे जो आपको स्लॉट मिले, उससे आपको क्या फायदा हुआ? दूरदर्शन पे और रेडियो पे जो हमें स्लॉट मिले, उससे ये फायदा हुआ कि गांव ढाणी में, दूर दराज में, जहां पर प्राइवेट चैनल्स नहीं होते हैं, या जो इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, या किसी गरीब के पास में स्मार्टफोन नहीं होता है, उसके बाद लैपटॉप नहीं होता है, तो उन लोगों को गांव में किसी के पास भी रेडियो होगा, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, तो वो बैठ करके उस रेडियो को सुन सकते हैं। और दूरदर्शन मैं समझता हूँ सब जगह एक तरीके से उपलब्ध है, तो गरीब का बच्चा भी वहां पर दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से वहां पर स्टडी कर सका। और एक हमने और नया प्रयोग किया है कि ई कंटेंट्स हमने, हमारे जो सरकारी टीचर्स हैं, जो विषय के स्पेशलिस्ट हैं, उनका ई कंटेंट्स हमने तैयार किया। और हमारा जो शाला दर्पण है, उस शाला दर्पण के ऊपर हमने 3-3 मिनट के वीडियोज उनके मंगाए, हर सब्जेक्ट के मंगाए, और उनका हमारे यहाँ शिक्षा संकुल में एक स्टूडियो है, जो तैयार तो पिछली सरकार ने किया था, लेकिन 1.5-2 साल से वो कोई यूज नहीं कर पा रहे थे। हमने उसको वापस ठीक किया, और पहली शुरुआत हमने की। बनाया बीजेपी के शासन में था, लेकिन शुरुआत हमने की, और उसके ऊपर हमने उनको परीक्षण करा के एक टीम के साथ में, जो एक्सपीरियंस जो टीचर्स थे, उन्होंने उसको सुना, समझा, और जो विषय में जिसकी विशेष योग्यता थी, या जो अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकता था, उनको हमने सेलेक्ट करके उनसे हम जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको तैयार करवा रहे हैं, जिससे आने वाले भविष्य में कभी भी किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का हम अगर कोई कंटेंट हमें चाहिए तो हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से कराएं, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से कराएं, चाहे हम स्मार्टफोन के माध्यम से कराएं। तो इसमें जो आप पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, इसको आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं दूरदर्शन पे या रेडियो पे, तो ये इससे आपको कितने लोग इसको देख रहे हैं, और कोई आपको इससे फीडबैक मिल रहा है कि इससे पाठ्यक्रम से बच्चे पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं?
बिल्कुल सर, ये देखिए जो उपलब्धता है, जो मैंने समझा उसमें 30-35% की जो लोगों ने इसको, बच्चों ने देखा है। मैं इसको 100% कहूँ तो ये बेईमानी होगी उन बच्चों के साथ में। 30% लोगों ने, वो जिनके अभिभावक थोड़े से अवेयर हैं, जो अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा केयर रखते हैं उनकी, तो उन्होंने कहा कि भैया इतने बज के इतने मिनट पर दूरदर्शन आ रहा है, तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा, आज तीसरी क्लास का साइंस आएगा या 9वीं क्लास का इसमें आपको ये समझाएंगे, मैथ समझाएंगे, जो भी समझाएंगे। तो उस तरीके से जिसने थोड़ा बहुत केयर किया अपने बच्चों को, वो वहां तक ये चीज पहुंची है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 100% ये सक्सेस इसलिए नहीं हो सकता कि गांव में दूर दराज में, पहली बात तो उनको समझने के लिए कि हमको पढ़ना है, हमें दूरदर्शन पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये इसी का तो अभाव था। पहली बात तो पहला अभाव तो जानकारी का था कि जानकारी का अभाव, जानकारी कहाँ मिलेगी। फिर जी दूसरा अभाव है कि जानकारी आपने पाठ्यक्रम तैयार कर दिए और आप दे रहे हैं, उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें वही अभिभावक या वही बच्चे जुड़ पाएंगे जिनकी लगन जी है या जो उसमें जी रुचि रखते हैं। जी तो जी क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट है, इसमें आप ये नहीं पता कर सकते कि किसने क्या इस्तेमाल किया और क्यों किया। तबकि स्मार्टफोन के जरिए जब काम होता है, उसमें कम से कम आपको पता चलता रहता है कि किसने इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल किया और कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसमें तालमेल बैठाने के लिए कोई इसमें इम्प्रूवमेंट इसमें करेंगे इसमें? इसमें इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। और हमने जो हमारी भारत सरकार है, वो पीएबी में ये प्रोजेक्ट भी भेजा है कि इन बच्चों को इस तरह का टेबलेट दिया जाए कि उसमें केवल वही कंटेंट जो हम जो हमारी जो शिक्षण सामग्री का कंटेंट डालें वही उसमें दिखे, मतलब इस तरीके का। वरना तो क्या, स्मार्टफोन का भी बच्चे मिसयूज करने लग गए। आपने लगा लिया, यहाँ लगा लिया, फिर गेम खेलने लग गए। अगर किसी ने, घर वाले ने ध्यान नहीं किया तो उसका उपयोग नहीं कर पाया। मानना है कि आगे ये ऑनलाइन एजुकेशन, हालांकि देखिए जो स्कूल में ला करके पढ़ना तो अमेरिका में ऑनलाइन का बहुत पहले से सिस्टम है, तो हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए क्यों जाएंगे, वो ऑनलाइन से सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे ऐसी महामारी आई, अगर इस तरीके की कोई दिक्कत आगे भी भविष्य में ईश्वर नहीं करे लेकिन आ जाए, तो हम लोगों के पास संसाधन होने चाहिए, हम लोगों के पास में इस तरीके के कंटेंट्स होने चाहिए कि हम लोग उन तक ये उपलब्ध करा सकें। लेकिन चूंकि ये अचानक आने के कारण से हम लोग इसमें अवेयर नहीं थे और तैयार भी नहीं थे, मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने जो ये प्रोजेक्ट चालू किया, दूरदर्शन का किया, रेडियो का किया, ई तो कंटेंट शाला दर्पण के ये माध्यम से हाँ, किया। आपने ये भी बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जामिनेशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ज्यादातर खत्म कर ली है और जी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। जी और आप ये भी कह रहे थे कि कोई केस कोरोना का उसमें नहीं मिला। जी जी तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का इतना बड़ा इस तरह से कंडक्ट करना एग्जामिनेशन, इसमें इसको आप इसमें क्या क्या लर्निंग मिली आपको इसको करने में? मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे भी जो एग्जाम होते हैं, वो बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाता है। तो एक कोशिश तो दूसरे की जाती है नहीं कि कर, दो बच्चों को दूर लेकिन रखा फिर जाए। भी जहां जहां ज्यादा हुए वहां हमने 650 के लगभग केंद्र और बना दिए, और हमने पेपर दोबारा छपवा लिए कि जितने ज्यादा और चाहिए और छपवा लो। इससे अगर कोई सेंटर पे 50 पेपर के, दूसरा 50 अलग भेजने, तो हमने अलग से भेजा उनको। उसमें किसी तरह की कोई नकल भी नहीं हो और दिक्कत भी नहीं हो, और बच्चों को भी ये महसूस नहीं हो कि हमारे लिए कहीं दिक्कत हो गई, हमने जो पेपर आए उसमें आधा घंटा लेट हो गया, देर हो गया। तो मास्क लेकर के, गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी भारत सरकार और राज्य सरकार की, तो तकरीबन बच्चे लेके आए। फिर भी हमने हर सेंटर को 500 रुपए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, मास्क के लिए, उनके लिए दिया गया कि कहीं किसी तरह की दिक्कत उनको नहीं आनी चाहिए। तो वो चीजें भी हुई। और 16 तारीख से लेकर के आप देखिए कल तक हमारे एग्जाम थे। आज संडे है, कल 2 एग्जाम 10वीं के और बचे। एक जगह से भी शिकायत नहीं आई। तो मैं समझता हूँ ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना हो गई है और सैनिटाइजर वगैरह की भी, और बच्चों के भविष्य, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मार्कशीट होती है उसके जीवन का महत्वपूर्ण भाग बहुत ही होती है। महत्वपूर्ण चीज होती है।
और वो अपनी जिंदगी भर उसको मतलब अपने बायोडाटा में, सीवी में रखता है। कॉलेज के एडमिशन भी उसी पे डिपेंडेंट है जी। इसी संदर्भ में एक थोड़ा सा दूसरा प्रश्न ये था, राजस्थान सरकार, नई सरकार बनने के बाद गहलोत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो आर्थिक कमजोर परिवार हैं उनकी जो आय सीमा है बच्चों को आरटीई के तहत, उसको वो 1 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख कर रहे हैं। इससे आर्थिक कमजोर जो परिवार हैं उन ज्यादा परिवारों को प्राइवेट स्कूल में सीट मिलेगी। तो इसका असर क्या हुआ है और अभिभावकों पे, और इसका असर प्राइवेट स्कूल्स पे क्या हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से पहले जब अशोक गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तब भी 2.5 लाख रुपए की इनकम ग्रुप जो थे उसको हम इसमें आरटी में 25% जो एडमिशन बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में, जो अच्छी स्कूल है उसमें दिला रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही वो केवल बीपीएल का कर दिया, और बीपीएल का कर दिया तो लोग हाई कोर्ट में भी गए, हमने भी अपोज किया। तो लास्ट में हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपको करना पड़ेगा, इनकम ग्रुप देना पड़ेगा, केवल आप बीपीएल को इसमें बाउंड डाउन नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने फिर 1 लाख रुपए किया, लेकिन हमने आते ही कहा कि चूंकि आज 1 लाख रुपए होता क्या है, गरीब 2.5 लाख रुपए भी कुछ नहीं। आप एक तरीके से तो नॉन क्रिमिनल इनकम बढ़े हो 4 लाख से 8 लाख से, तो एक तरफ आप केवल बीपीएल है 1 लाख रुपए तक की इनकम ग्रुप वालों को ही जोड़ रहे हो, तो हमने इसको 2.5 लाख किया। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो 2.5 लाख तक के जो इनकम अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, जो अच्छी स्कूलें मानी जाती हैं, उसमें गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर, जिसका पुनर्भरण सरकार करेगी, उसके ऊपर वो पढ़ा पाएंगे। उसका कैलेंडर अब शीघ्र ही जारी होने वाला है, और जो ही विद्यालय खुलेंगे तब इन बच्चों को उन प्राइवेट स्कूलों में 2.5 लाख तक के इनकम ग्रुप वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इसका असर प्राइवेट स्कूल्स पे क्या पड़ेगा? क्योंकि प्राइवेट स्कूल लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि सरकार ना तो फीस देती है इन बच्चों के, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो बच्चे आते हैं, और ना उनके लगातार जो फाइनेंसेस हैं, खासतौर से जो बजट प्राइवेट स्कूल हैं जो 1000 रुपए से कम महीना चार्ज करते हैं, उनको इस पे ज्यादा दिक्कत होती है। तो सरकार क्यों उन पे ये प्रेशर, दबाव डाल रही है? नहीं, ये कानून है सर, ये भारत सरकार का आरटी का कानून है, 2011 में आया हुआ है कि हर प्राइवेट स्कूल को जो मान्यता लेता है सरकार से, उसको 25% बच्चे जो पहली क्लास में होते हैं उसका 25% बच्चों को उसको निःशुल्क एजुकेशन देनी पड़ेगी। उसका भरण हमारी केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें करेंगी। जो 60-40 का रेशियो या जो भी रेशियो केंद्र और राज्य का हर स्कीम में होता है वो देना पड़ेगा। तो प्राइवेट स्कूलों पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनको पुनर्भरण हो रहा है, जो यूनिट कॉस्ट उसको दी जाती है वो होता है। और मैं तो ये कहूंगा बहुत ऐसे स्कूल हैं जो बेरोजगार थे, जिन्होंने स्कूल खोला और ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को रोजगार मिल रहा है, और वो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, उनको स्कूलों को चलाने के लिए उन बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जो मोटा मोटी इसमें जो फर्क पड़ रहा है वो कुछ जो नामचीन स्कूल हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारी जो फीस है स्टैंडर्ड की 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, उन के जो इतनी भारी फीस देते हैं उन बच्चों के साथ में ये गरीब का बच्चा जो थोड़ा सा मतलब उसमें फीस नहीं दे पाता, वो बच्चा क्यों शामिल हो। तो ये तो सर इस पे एक चीज बात करना चाहूंगा गोविंद सिंह जी, आपको पता होगा कि राजस्थान में 85% स्कूल वो हैं जिनकी फीस बजट प्राइवेट स्कूल में मानी जाती है। जो नामचीन स्कूल है वो गिन चुन के 2 से 3% है पूरी स्कूली संख्या के। तो लेकिन जो 80-85% स्कूल हैं जो 1000 रुपए तनख्वाह मतलब फीस लेते हैं, उनकी पूरी कार्रवाई सिर्फ फीस से चलती है। और राजस्थान सरकार ने 2016 में एक रेगुलेशन ऑफ स्कूल फी एक्ट पास किया था, जिसके तहत उन्होंने ना सिर्फ स्कूल बट स्कूल की फीस को भी नियमित कर दिया है। इसका असर ना बड़े स्कूलों पे या नामचीन स्कूलों पे नहीं पड़ता है,
लेकिन जो बजट प्राइवेट स्कूल हैं उन पे इसका असर बहुत ही विपरीत पड़ा है। और उसके साथ ये जो कोविड का वातावरण हुआ है और ये ईडब्ल्यूएस की रेशियो बढ़ा दिया गया है, तो ये तीनों कारण बढ़ के उनको बैंकरप्सी की तरफ धकेल दिया गया है। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग्जामिनेशन हो रही थी तब आकर के ये कोविड आया, तो उससे पहले के लिए तो आप बात ही नहीं कर सकते। उसके बाद में जब बात आई कि साहब बच्चों से प्राइवेट स्कूल फीस मांग रहे हैं, तो 3 महीने के लिए राजस्थान की सरकार ने केवल डेफर किया है, न कि उसको फीस को समाप्त किया है। अब चूंकि अभी तक स्कूल खुले नहीं, जब स्कूल खुले ही नहीं तो किसी तरह की कोई दिक्कत मैं समझता हूँ आनी नहीं है। बाकी ये कहना कि सब प्राइवेट स्कूलों को चलाने के लिए उनके साथ दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि प्राइवेट स्कूल जो मेहनत करता है, अपना काम करता है, उसको वैसे मिल रहा है। जो आरटी के तहत एडमिशन ले रहा है वो उसको मिलना ही मिलना है, और अलबत्ता ज्यादा मिलना है उसको। तो मैं समझता हूँ ये जो कोविड के कारण से हर सेक्टर में दिक्कत आई है, ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में दिक्कत आई है। आप देखिए जो दिहाड़ी मजदूर थे उनके भी दिक्कत आई, जो उद्योग धंधे हैं उनके भी दिक्कत आई, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। आज हम मार्केट में जाते हैं तो दुकानें तो सब खुली हैं, लेकिन 10% से ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 10%, मेरी कई दुकानदारों से बात हुई कि साहब मार्केट तो खुल गया, हम लोग आने लग गए, लेकिन हमारी जो सेल है वो 10% ही है। तो ये तो इफेक्ट तो जो पड़ा है वो सब पे पड़ा कोविड का। नहीं, लेकिन बट आप, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं जी और शिक्षा आपके विभाग आपके पास है, जी और आप जानते हैं कि अगर ये छोटे स्कूल बंद हो जाएंगे तो जी प्रदेश में 80-85% बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और अनएडेड स्कूल हैं, ना ये सरकार से जमीन लेते हैं, ना ये सरकार से जमीन मिलती है इनको, ये अगर खत्म हो गए तो ये सरकारी स्कूल में तो जाते नहीं, क्योंकि या तो वहाँ पे सरकारी स्कूल है नहीं, जी या वहाँ पे सरकारी स्कूल पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। जी तो इन पे खास तवज्जो रखने की जरूरत है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न था। बिल्कुल बिल्कुल 100% है। ये पहली सरकार है हमारी कांग्रेस की सरकार राजस्थान की, जिसने अपने जो घोषणा पत्र है उसमें ये कहा था कि हम लोग फीस को रेगुलर भी करेंगे, रेगुलाइज भी करेंगे, मतलब नियमित भी, उसको जो गलत फीस नहीं ले पाए उसके लिए भी कार्रवाई करेंगे, और जो छोटे स्कूल हैं उसको हम प्रोत्साहन भी देंगे। ये पहले हमारी घोषणा पत्र में पहला स्टेट है जिसने प्राइवेट स्कूल के स्ट्रेंथनिंग की भी बात की है। और बराबर जब से मैं शिक्षा मंत्री बना अशोक गहलोत सरकार में, तब से हमने प्राइवेट स्कूलों वालों को, छोटे छोटे स्कूलों वालों को बुला करके उनके जो छोटे छोटे मुद्दे थे उन मुद्दों को ठीक करने का काम किया। अभी 185 करोड़ रुपए हमने आरटी का भुगतान किया है, जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से पड़ा था। पिछली सरकार में 4 साल का जो आरटी का पैसा था वो नहीं दे पा रहे थे, हमने 185 करोड़ रुपए अभी इस कोविड में भी दिया है। तो मैं समझता हूँ इन स्कूलों को हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे, इनको संबल प्रदान करेंगे, और जब विद्यालय खुलेंगे तो इस प्रकार की एडवाइजरी हम लोग जारी करेंगे कि कोई भी संस्था इस वजह से बंद नहीं हो कि सरकार ने हमारे साथ में ये इस तरीके का कर दिया। वरना तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल लगी है, हाई कोर्ट में भी लगी है कि साहब स्कूल वाले जो है वो बच्चों की फीस नहीं लें, भविष्य में 12 महीने तक फीस नहीं लें। लेकिन हमने एक भी ऐसा निर्णय नहीं किया जिसकी वजह से स्कूल बंद हो या उनके ऊपर भी कोई दिक्कत आए। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो निजी स्कूलें हैं, जो कमजोर हैं, जो मैं समझता हूं बड़ी स्कूलें नहीं है, उनको स्ट्रेंथनिंग करने का काम एक पॉलिसी के द्वारा सरकार करेगी। और जो लोग नामचीन हैं और गलत बेजा इस्तेमाल करते हैं, कानून की पालना नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। इसी से संबंधित एक और सवाल था, आपने उसका जिक्र भी किया। गहलोत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि वो प्रदेश के लिए एक शिक्षा नीति लेके आएगी, और उस नीति पे क्या है अपडेट, क्या हो रहा है और क्यों जरूरत पड़ी इस नीति की? देखिए जो पहले की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसने से तैयार किया और इस एक आइडियोलॉजी विशेष की विचारधारा को के लिए अपना पाठ्यक्रम अपनी मर्जी से लागू किया, जो कोई देश या कोई प्रदेश कभी नहीं कर सकता। अपने बच्चों की एजुकेशन के अंदर विद्या भारती एक आरएसएस का एनजीओ है,
एनजीओ की तर्ज के ऊपर पुस्तकें, ये आदेश निकला हुआ है माननीय देवनानी जी के निर्देशन के द्वारा, निर्देश के द्वारा। जो सरकारी दस्तावेज मेरे पास में है, जो सरकार की तरफ से कहा गया कि विद्या भारती गोविंद सिंह जी, इसका मतलब ये नीति नहीं है, ये पाठ्यक्रम को बदलाव करने का प्रयोग है। पाठ्यक्रम की उनकी नीति का तो पाठ्यक्रम में आप जानते हैं कि मेरी बात अलग कहूंगा, मेरी बात अलग कहूंगा। हमने क्या किया वो मैं अभी कहूंगा। जो पिछली सरकार ने, जो उनकी नीति थी कि एक आइडियोलॉजी विशेष को बच्चों में थोपा जाए, लेकिन हमने ये इसलिए लिखा था कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों में किसी तरीके की भ्रांति नहीं हो, उसको कोई आइडियोलॉजी विशेष का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाए। तो हमने सबसे पहले निर्णय लिया कि एनसीईआरटी सिलेबस हमारे पूरे पाठ्यक्रम में लागू होगा। हम हमारी तरफ से किसी तरह का कोई पाठ्यक्रम उन पे नहीं थोपेंगे। तो आप देख सकते हैं केवल 10वीं और 12वीं, जिसमें चूंकि 9th में जब बच्चा पढ़ लेता तो दूसरे साल भी वही पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता, 2 क्लासेज को छोड़ करके बाकी में इस बार से सिलेबस हो गया है। और आगामी जो सत्र आएगा उसमें 10वीं और 12वीं में भी एनसीईआरटी, चूंकि अब 9वीं और 11वीं में हो गया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप देखिए पूरे देश में जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है वो हम लेकर के आए। इंग्लिश मीडियम को बढ़ाने के लिए हर ब्लॉक में एक इंग्लिश मीडियम हो कम से कम, जिससे गरीब का बेटा भी फ्री में एजुकेशन सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की ले सके, ये भी हमने किया। और 1581 करोड़ रुपए पहली बार। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंग्लिश मीडियम पे आपका जोर है। मैं इसी संदर्भ में एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि छोटा सा छोटा परिवार हो, आर्थिक दृष्टि से कमजोर भी हो, लेकिन उसकी एक आकांक्षा होती है कि उसका बच्चा अंग्रेजी में पढ़े या अंग्रेजी पढ़े। और हमने देखा है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चे इसलिए नहीं भेजना चाहता क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि शायद प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी बेहतर पढ़ाई जाती है, और छोटे प्राइवेट स्कूल भी हो तो वहां पे अंग्रेजी में पढ़ाई जाएगी और उसका बच्चा बेहतर निकलेगा। तो अंग्रेजी के प्रयोग को लेके या अंग्रेजी के बढ़ाव को लेके राज्य सरकार क्या सोच रही है और क्या करना चाहती है? हमने पिछली बार 33 विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके नाम को देख करके हमने खोलने का काम किया, जिसमें लगभग 11,500 बच्चे जो लॉटरी से एडमिशन लेना पड़ा, क्योंकि हमने एक प्रेस्क्राइब किया कि 40 से बच्चा एक क्लास में है तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि उनका स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, उनकी क्वालिटी भी हमको मेंटेन करनी है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसा दिया गया, लैब के लिए भी पैसा दिया गया। और वो देने के बाद में 33 स्कूल ने अच्छे की, और उसका प्रभाव मिला कि हमको 167 वो लोग जिनमें कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं है, या विवेकानंद मॉडल स्कूल जो सीबीएसई का है 134 हमारे प्रदेश में ब्लॉक है उनमें है, उन 134 को छोड़ के बाकी 167 जो ब्लॉक है उनमें हमने इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया। बाकायदा स्क्रूटनिंग करके प्रिंसिपल का, डायरेक्टर के लेवल पे, और जो बाकी शेष जो टीचर हैं, स्टाफ है, उसका 6-6 लोगों की टीम बना करके जेडी के लेवल के ऊपर उनकी स्क्रूटनिंग की गई, उनका साक्षात्कार लेकर करके, उनकी क्वालिफिकेशन देख करके उनका चयन किया गया, और उस चयन के आधार पे वहां पर हम जो है उनको, स्टाफ को पोस्टेड करेंगे। और पोस्टेड करने के बाद में हम एक और करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी विद्यालय विकास समिति या प्रबंध समिति ये लिख के देता है कि हम हमारे यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अच्छे तरीके से पढ़ा लेंगे, आप हमको परमिशन दे दिए इंग्लिश मीडियम का, तो हमने वो पूरी तरीके से खुला कर दिया कि कोई अगर पहली से लेके 5वीं तक या 8वीं तक के स्कूल को अगर वो परमिशन चाहता है कोई विद्यालय विकास समिति सरकारी स्कूल के लिए, तो उसको भी हम दे रहे हैं। क्योंकि ये आज तक हजारों आवेदन लोगों ने किए थे, लेकिन किसी सरकार ने नहीं किया, जो हमारे गहलोत साहब की सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूँ लैंग्वेज का बड़ा अपना महत्व है आज के जमाने में, इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में। तो गरीब का बेटा क्यों नहीं पढ़े, उसको प्राइवेट में तो आप पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, और वो सरकारी स्कूल में आज इतने साल बाद में भी क्यों नहीं पढ़े। तो इस दिशा में हमने काम शुरू किया। तो आप जानते हैं कि जब बच्चा शुरू में दूसरी क्लास में, पहली क्लास में होता है, तो उसकी भाषा पढ़ने की या भाषा जानने की एक तरह से रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और उस समय उसको अगर भाषा का एक्सपोजर हो, चाहे वो अंग्रेजी हो या कोई और भी भाषा हो,
तो वो उसको जल्दी से उठा लेता है और जल्दी से समझ लेता है और बोलचाल की भाषा उसकी बन जाती है। जी तो जो शुरू के क्लासेस हैं, खासतौर से पहली से 5वीं या 5वीं से 7वीं, उस समय इंग्लिश का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या राज्य सरकार कुछ खास कदम उठा रही है, कुछ कर रही है इसके लिए? ये हमने कक्षा 1 से लेके 8 तक ही शुरू किया है सर। जी। कक्षा 1 से 8, उससे आगे फिर आगे से आगे नेक्स्ट 9th, इस साल 9th हुई है जो 33 जिले के हैं। ये जो 167 खुलने हैं उसमें अगली साल 9th होगी, फिर 10th होगी, फिर 11th होगी। सो मोटो ये अपग्रेड होते रहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। लेकिन पहली से लेके 5वीं तक का जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से इंग्लिश को ग्रहण कर सके और वो समझ सके जिससे वो आगे बढ़ सके। तो इसी के लिए हमने वो जो ट्रेंड स्टाफ जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हुआ है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है या प्राइवेट अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, फिर वो टीचर हमें लगता है, तो ऐसे लोगों को हमने सिलेक्ट किया है इंटरव्यू के माध्यम से। और ऐसे लोगों को उनको लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी, उनकी बाकायदा डिसिप्लिन। इस पे बहुत बड़ी जो चीज आपने कही वो कि उनको अंग्रेजी में ही बात करनी पड़ेगी, और हाँ, बात अंग्रेजी में करनी बात पड़ेगी। करना और अंग्रेजी में पढ़ना दो अलग चीज है। जी जी अंग्रेजी बोलना बिना किसी एक्सेंट के या किसी उससे, वो बहुत ही जरूरी है, खासतौर से ग्लोबल एनवायरनमेंट में। तो अंग्रेजी बोलने के लिए, जैसे कि वो बच्चा या वो स्कॉलर अंग्रेजी बिना एक्सेंट के बोल सके, उसके लिए कोई खास तवज्जो दी है आपने? बिल्कुल सर, जो एक 33 स्कूल है हमारे जिला में है, उसमें पूरी तरीके से हिंदी बोलना टीचर्स के लिए बिल्कुल मनाही है। वो अगर बच्चे को किसी भी तरीके से बात करेंगे तो वो इंग्लिश में स्पोकन होगा, उनका इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो इसीलिए ये इंटरव्यू सिस्टम रखा है हमने, वरना तो जो टीचर पहले काम कर रहे थे उनको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और जो स्मार्ट क्लासेज हैं उसमें कंप्यूटर है, लैब है, आईसीटी लैब्स हैं जिसके माध्यम से उस बच्चे को पढ़ाया जा सके, वो सारी सुविधाएं हम लोग कर रहे हैं। और अभी मेरी जो थोड़ी वीसी जिसकी वजह से लेट हुआ, वो जो भामाशाह हैं जो उद्योग घराने हैं उनको हम लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं एजुकेशन में, उनसे भी हमने ये आग्रह किया कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों को गोद ले लीजिए और लेकर के उसमें जितना आज का लेटेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैब्स हैं, जो स्मार्ट क्लासरूम है, वो बनाइए। और इसके लिए हमें केंद्र से भी पैसा मैं समझता हूँ हमने भेजा था, मिला है कि स्मार्ट क्लासेज हम बनाएं और आईसीटी लैब्स हम लोग बनाएं। तो निश्चित रूप से इनका हमारा फोकस रहेगा। और आने वाले समय में महात्मा गांधी जो इंग्लिश स्कूल है वो हमारे मॉडल स्कूल होंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपने इनका नाम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल रखा है। जी एक्चुअली सीसीएस एक बहुत बड़े अभियान पे कर रहा है, एक प्रोग्राम कर रहा है जिसमें सिर्फ अंग्रेजी सिखाई जाएगी, और अंग्रेजी सिखाई जाएगी मोबाइल फोन से या व्हाट्सएप से या ब्रॉडकास्ट के थ्रू, जिससे ना सिर्फ उसकी वाणी सुन सके पर उसको समझा भी सके कि कैसे बोले किसी शब्द को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि राजस्थान सरकार इसमें काम कर रही है, और हो सकता है कि आगे जाके हम आपसे सहयोग लें और आपके साथ काम भी करें इसमें, कि हमें लगता है कि अंग्रेजी सीखना और अंग्रेजी जानना और अंग्रेजी बोलना बहुत ही जरूरी है इस आज के वातावरण में। एक आखिरी प्रश्न है जिसपे खत्म करूंगा। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव की थी, 1.5 साल 2 साल हो गए, और उसके तहत दो चीजें, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने कही थी होनी चाहिए राज्य स्तर पे, वो ये थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है शिक्षा का और जो रेगुलेटरी फंक्शन है शिक्षा का, उन दोनों को अलग किया जाए, बाइफर्केशन हो। जैसे जो डिपार्टमेंट राज्य के स्कूल चला रहा है और जो डिपार्टमेंट उनको रेगुलेट कर रहा है वो अलग हो। तो इस मुद्दे पे राज्य सरकार की और राजस्थान सरकार का क्या विचार है, क्या सोच है? राजस्थान सरकार इसमें 2 कदम आगे है। जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो मोदी जी ने या केंद्र की सरकार ने दी है, मैं समझता हूँ तकरीबन तो वो एजुकेशन पॉलिसी जो 86 की राजीव गांधी के जमाने में थी वही थी। लेकिन चूंकि ये मैं तकरीबन मैं बता रहा हूँ, उसमें भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, इसमें भी संकुल बनाने की बात कही है और उसमें भी था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई थी। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अब चूंकि हमने हमारे सरकार में यहाँ पर
इस प्रकार की व्यवस्था की है कि कक्षा 1 से 12 का एक संकुल हो, वहीं पर वो सारा का सारा सिस्टम हो, उसका पीओ जो है वो पीओ है वही उसका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हो, और उस एक संकुल जो स्कूल है उसी के नीचे उस पूरी ग्राम पंचायत में वो सारी स्कूलें हों, और उसके बाद में एक सीबीओ हो, जो सीबीओ पूरे ब्लॉक के अंदर जो जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का व्यक्ति हो, और जिला शिक्षा अधिकारी जो माध्यमिक और प्रारंभिक है उसको एक करके हमने उसके ऊपर एक सीडीओ किया। तो जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो हमने अलग किया है, और जो टीचिंग का जो है वो हमने अलग किया है। तो इसमें तकरीबन हमने काम कर लिया है, और जो हमारा समसा और रमसा इसको भी हमने एक कर दिया है, और जो डायरेक्टेड है हमने वो भी हम एक करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें पंचायती राज जो एक्ट के अंदर एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, तो वो हमें थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, उसका पेच हमें सुलझाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये जो चीज एजुकेशन इस पॉलिसी में आई है वो तकरीबन हम राजस्थान का स्टेट कर रहा है एजुकेशन में। केवल एक बात से हमने असहमति जताई थी कि उन्होंने ये कहा था कि साहब इंटरव्यू सिस्टम होना चाहिए टीचर्स का, अच्छी क्वालिटी के टीचर आनी चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी के टीचर लेने के लिए पहले एक जो हमारे जो एंट्रेंस टेस्ट होता था और फिर एक दूसरा टेस्ट होता था, तो उसको बीजेपी की सरकार में बंद कर दिया था और रीट ले आया था टेट की जगह। तो रीट का मतलब ये हो गया कि एक एग्जाम देगा और फिर उसके एकेडमिक जो बीए के मार्क्स होंगे उसको जोड़ करके उसको टीचर बना देंगे। तो हमने इसको दोबारा पुनर्विचार किया है कि नहीं, हमारी एजुकेशन पॉलिसी जब ये आ रही है कि हमें क्वालिटी का टीचर चाहिए, तो हमको इसको जो मेथड है रीट का उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। इसकी कई बैठकें होगी, वो अंतिम फाइनल स्टेज पे है। एक बात को हमने मना किया, उन्होंने कहा एजुकेशन पॉलिसी में कि साहब इंटरव्यू भी लीजिए। तो इंटरव्यू में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, जो पिछले कई सालों से देखा है, मैं समझता हूँ। तो हमारे गहलोत साहब ने ये पहले भी तो जब इससे पहले थे तब ये सिस्टम खत्म किया था कि भाई इंटरव्यू सिस्टम कोई ज्यादा अच्छा नहीं होता, इंटरव्यू में किसी का ज्यादा पता भी नहीं चलता है। अब आप और हम बात कर रहे हैं तो ऐसे क्या पता चलेगा कौन कितना अच्छा किस तरीके से काम देगा, जब उसका रिजल्ट आएगा तभी आदमी को पता चलेगा। तो हम क्वालिटी की एजुकेशन के टीचर लें, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, उससे तो हम सहमत है, सहमत नहीं है। बात की है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वो टीचर भी वहीं रहे, इस प्रकार की बात की गई है। तो उसमें भारत सरकार जो यूपीए सरकार थी उसमें एजुकेशन में 80-90-10 का रेशियो था, 90% केंद्र देता था, 10% देता था स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में वो 60-40 का रेशियो हो गया, आप सुन रहे हैं 50-50 कर रहे हैं। तो आप देखिए कि 87% तो हमारा चला जाता है, तनख्वाह में चला जाता है। 4 लाख से ऊपर हमारे कार्मिक हैं। तो जितना बजट एजुकेशन को मिलता है, मैं गोविंद सिंह समझता जी, हूँ ये जो एजुकेशन का बजट है ये ज्यादातर तनख्वाह में जाता है या इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है? और क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप भी इसको देखते होंगे और आप भी इसका सोचते होंगे कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, राज्य सरकार इतना पैसा लगा रही है, इसका आउटपुट क्या निकल रहा है? तो आउटपुट हम जल्दी देखते हैं कि इनरोलमेंट क्या हो रही है और पास आउट क्या हो रही है। हम क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट या बच्चा क्या सीख के जा रहा है और क्या क्या हुनर उसमें हो रहे हैं, क्या वो उस पे फोकस कम होता है। मतलब क्वालिटी ऑफ आउटपुट यानी कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट, उस पे फोकस क्या जरूरी है राज्य सरकार के? ये जरूरी है। ये तभी हो पाएगा सर, या तो पूरे बजट का 6% के लिए, और या फिर कम से कम केंद्र 10% स्टेट से ले और 90% केंद्र सरकार दे, तब तो हम पैसा या मिलेगा। फिर ऐसा नहीं हो सकता गोविंद सिंह जी कि ये काम जो प्राइवेट स्कूल हैं जो अभी भी 80 से 85% लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा खुला छोड़ दें और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जैसे वो अपना स्तर इंप्रूव करके बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। क्योंकि अभी भी अभिभावक सरकारी स्कूल में तो भेजना नहीं चाहते, वो चाहते हैं प्राइवेट स्कूल जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल पे लगातार नकेल बांधी जाती है या उनको तंग किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से या किसी और के माध्यम से, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। सर प्राइवेट को कौन परेशान कर सकता है? 2016 में जो एजुकेशन, उससे पहले हमारा जो एक्ट आया था फीस रेगुलेशन का, उसको पूरी तरीके से 30% भी हम लागू नहीं कर पाए। फिर जब बीजेपी की सरकार आ गई तो 2016 में जो एक्ट आया उसको ले जा करके हाई कोर्ट में टांग दिया और ये ऑर्डर निकलवा दिया कि
इसके आधार पे फोर्सफुली कार्रवाई नहीं की जाए, यानी ये नल एंड वॉइड बिल्कुल जीरो हो गया। और अब जब हाईकोर्ट से वापस वो आया है तो सुप्रीम में चैलेंज करके वहां से स्टे ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़े घराने हैं, जो एजुकेशन उनके लिए व्यवसाय है, वो कम से कम इस पूरे सिस्टम को हमारे को हाईजैक करना चाहते हैं। तो आज आरटी एक्ट है, जब कानून है भारत सरकार का कि 6 से लेके 14 साल के बच्चे को हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, तो सर निःशुल्क पढ़ाने वाली तो गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी और प्राइवेट को थोड़ा बहुत तो टाइट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? 20% लोग ही नहीं है जो पैसे देके 2-2 लाख रुपए की फीस देके पढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बताया 2 लाख के स्कूल तो सिर्फ 2%, 1% है, बाकी 80-85% तो वही स्कूल है जो 1000 रुपए ले रहे हैं। दरवाजे 2 लाख के स्कूल को अंकुश में रखने के लिए आप छोटे स्कूल को भी नहीं, जाता है। मैं आप कहते हैं ना कि हाथी की लड़ाई में घास पिस गई। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 3 दिन पहले ही मैंने निर्देश दिए हैं कि इन प्राइवेट स्कूलों की आप ग्रेडिंग कीजिए, गवर्नमेंट के स्कूलों की भी ग्रेडिंग कीजिए। जो जिस ग्रेडिंग का है उसी की मान्यता के लिए भी उसी तरीके के नियम या पैसे फीस वगैरह होनी चाहिए। तो ग्रामीण परिवेश का जो स्कूल है उसको उतनी भूमि की आवश्यकता नहीं है, और ज्यादा फीस ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए अलग नॉर्म्स होने चाहिए। और जो तहसील मुख्यालय है या डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है उनके लिए अलग होनी चाहिए, और जो राजधानी के स्कूल है उनके लिए अलग होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और इस दिशा में हमारी सरकार जल्दी कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह जी, आप शामिल हो हमारे साथ इस वार्तालाप में, और बहुत अच्छा लगा कि राजस्थान सरकार नियमित रूप से शिक्षा के संदर्भ में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार।